Hello guys, welcome to my channel at the rate commerce brains hash. Guys, today myself Ritika will be dealing with a new topic which is on sources of recruitment. But वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि since a long time I have not uploaded any of the videos, and today I am uploading here. The reason was that my health condition was not good, and that's why I was unable to upload any of the videos. The reason was that I was suffering from mouth ulcer. So mouth ulcer होने की वजह से guys I was not able to eat anything, even sweets also and salty also. Salty खाएंगे तो और ज़्यादा दर्द पेनफुल होता है, but even sweets also I was not able to eat, and I was not able to speak properly because अगर mouth ulcer लाइफ में कभी किसी ने भी अगर आप में से किसी ने भी अगर एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको पता होगा कि कितना पेनफुल होता है तो वो बहुत छोटी चीज़, लेकिन जितने भी दिन तक रहता है गाइस वो पेनफुल क्रिएट करता है। वो पूरा पेन, उसमें बोल नहीं पाते हैं, छाले हो जाते हैं मुंह में, बोल नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं। तो आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इवन विथ माई फैमिली ऑल्सो प्रॉपरली। तो फैमिली से भी मैं बात नहीं कर पा रही थी अच्छे से। तो ड्यू टू माउथ अल्सर I was unable to upload the videos, and today after a recovery from mouth ulcer I am uploading the video. I am able to speak properly क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं वीडियो बनाऊँ और मैं ठीक से बोल ना पाऊँ तो क्या मतलब है। किसी की भी हेल्थ कंडीशन अच्छी होगी तभी तो वो कुछ अपलोड कर पाएगा, जब वो खुद नहीं सही रहेगा तो क्या अपलोड कर पाएगा, है ना। तो आपको समझ ना आए तो ऐसा तोतले तोतले टाइप से बोलने से कोई फ़ायदा तो था नहीं। मैं बोल ही नहीं पा रही थी, मौन व्रत। So that was the reason after a long time I am uploading here. तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कहाँ चली गई, बट अगर मेरे एक्चुअल सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछना चाह रहे हों तो मैं उनको पहले ही बता दी हूँ कि मेरा हेल्थ कंडीशन थोड़ा सा ख़राब चल रहा था, माउथ अल्सर हो गया था छाले हो जाने की वजह से। वो भी एक नहीं, 2-3 छाले एक साथ हो गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा पेनफुल होगा, ठीक है। तो इसलिए वो सब तो मेरा हेल्थ कंडीशन से था। अब आपको मैं वापस आई एम बैक विद द वीडियो, एंड आई विल बी रेगुलरली आई विल बी अपलोडिंग। और कुछ नहीं तो सप्ताह में एक वीडियो तो अपलोड हो ही जाएगा टाइम मिलते। और आपको भी अगर कोई डाउट है गाइस तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आज हमारा टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि this is the question from me and you have to provide the answer by commenting me that recruitment is the part of which function of management. This is the question. So let's start sources of recruitment. There are two sources of recruitment: internal sources, external sources. इंटरनल सोर्सेज मतलब हम किसी भी एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में से ही जितने भी काम कर रहे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से अगर हम किसी का रिक्रूटमेंट करें तो हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बोलेंगे। और वही अगर हम अदर सोर्सेज से करें, आउटसाइड सोर्सेज से करें, तो उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज। सो हियर आई हैव रिटन रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, इट्स नोन एज इंटरनल सोर्सेज। एंड हियर recruitment of employees from outside the organization is known as external sources of recruitment. Now come to the merits. अब हर के अपने मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं। इसके क्या मेरिट्स होते हैं कि ये लेस कॉस्टली है क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा आपको एडवर्टीजमेंट्स वगैरह नहीं करना पड़ेगा, ट्रेनिंग वगैरह पे ज़्यादा खर्च नहीं करना होगा क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके अपने ही एम्प्लॉयज़ हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, इसलिए इंटरनल सोर्सेज में लेस कॉस्ट लगता है। It is economical, we can say that. No need for induction training. इंडक्शन ट्रेनिंग मतलब जो न्यू एम्प्लॉयज़ को अवेयर कराना होता है वर्किंग कंडीशंस, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, रूल्स, रेगुलेशन से, वो सब इसमें ज़रूरत नहीं होता क्योंकि लोग आपके अपने हैं और वही लोग प्रमोट हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो भी है, तो उनको सब कुछ पता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बहुत ज़्यादा उनको अवेयर कराने की ज़रूरत नहीं है। दे ऑलरेडी नो द organization, they are aware of the organization culture and job requirements, so that is why no need for induction training in internal sources. Then increases morale of employees. morale of employees, employees के morale को भी boost करता है,
उनको सेटिस्फाई करता है, जॉब सेटिस्फैक्शन देता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जब प्रोमोट होंगे, ट्रांसफ़र होंगे तो उनको एक मोटिवेशन लगेगा। तो ये एक मोटिवेशन का भी काम करता है, ये इनके मोरल को बूस्ट अप करने में भी काम करता है। डीमेरिट इसके नो फ्रेश टैलेंट या डायनामिज़म नहीं आ सकती ऑर्गेनाइजेशन में। कोई नए ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी नए एम्प्लॉयज़ को नहीं ला रहे हैं, आप सिर्फ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या है कि इसमें फ्रेश टैलेंट नहीं आ रहा, डायनामिज़म नहीं आ रही है, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ बिकम लेथर्जिक, और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लेथर्जिक, लेज़ी हो सकते हैं, केयरलेस बन सकते हैं, क्योंकि बाहर से कोई कंपटीशन इसमें है नहीं इंटरनल सोर्सेज में। इसीलिए एम्प्लॉयज़ बिकम लेथर्जिक इन द ऑर्गेनाइजेशन। नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई नया ऑर्गेनाइजेशन जो अभी न्यू बॉर्न इंटरप्राइज है, जो नया नया इस्टेब्लिश हुआ है, उसके लिए कहाँ से पॉसिबल होगा कि वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉलो करे। उसके पास तो एम्प्लॉयज़ ही नहीं है, उसको तो सबसे पहले बाहर से ही एम्प्लॉयज़ को लाना होगा ना अपने काम पे, तभी वो फिर बाद में इंटरनल सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। तो जो न्यूली बॉर्न एंटरप्राइज है, उनके लिए ये सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो सुटेबल नहीं है, वो इस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से अपना रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, उनको एक्सटर्नल सोर्स पे ही डिपेंड होना पड़ेगा न्यू ऑर्गेनाइजेशंस को। देन कम टू एक्सटर्नल सोर्सेज, इसका मेरिट न्यू ब्लड इन्फ्यूजन, यानी कि डायनामिज़म आती है। अगर बाहर से एम्प्लॉयज़ को लेंगे तो उससे इनोवेटिव आइडियाज़ आएगी और फ्रेश थिंकिंग आएगी, डायनामिज़म आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो नया नया फ्रेश टैलेंट आएगा। देन इंक्रीजेस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ये लोगों में, ये एम्प्लॉयज़ में, इंटरनल एम्प्लॉयज़ जो इंटरनली एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इंक्रीज़ करेगा, उनको कंपटीशन, उनके पास कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को बढ़ाएगा। वो भी अब चाहेंगे कि हम बेटर करें ताकि मुझे प्रमोशन मिले, उसे ना मिले। तो एक दूसरे से कंपटीशन अगर होगा, कंपटीशन होना भी ज़रूरी है, तभी तो को अच्छा परफॉर्मेंस होगा एम्प्लॉयज़ का। सो इसलिए इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। देन वाइडर स्कोप ऑफ फॉर सिलेक्शन, वाइडर स्कोप फॉर सिलेक्शन का मतलब होता है गाइस कि स्कोप ऑफ सिलेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप मिलेगा कंपनी को। जैसे कंपनी अब ऐसा नहीं है कि एक या दो ही सोर्सेज से रिक्रूट करेंगी, अगर एक्सटर्नल सोर्सेज को फॉलो करेगी तो इंटरनल से कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सटर्नल में ज़्यादा स्कोप रहता है सिलेक्शन करने का। अगर हमें ई रिक्रूटमेंट की ओर जाना है, ऑनलाइन किसी से मतलब ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। वेबसाइट्स, कई सारे वेबसाइट्स हैं उसके लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। देन अगर हमें एडवर्टीज़मेंट्स न्यूज़पेपर्स में छपवाने हो, उसके थ्रू करना है तो वो भी कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना है उससे भी कर सकते हैं। किसी एजेंट से हमें रिक्रूटमेंट करना, तो कंपनी के पास बहुत सारे स्कोप है, कंपनी के पास ऑप्शंस हैं, जबकि यहाँ पे तो ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है। तो इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा तो बेटर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सेलेक्ट करने में आसानी होगी कंपनीज़ को। तो कंपनीज़ अगर अच्छे सोर्स ऑफ सिलेक्शन सेलेक्ट कर पाएगी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये होता है मेरिट एक्सटर्नल का। न्यू ब्लड इन्फ्यूजन इंक्रीजेज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड वाइडर स्कोप फॉर सिलेक्शन। देन इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट ये मेन है आपको इंट्रो देने के लिए। डी मेरिट्स, इट इज़ कॉस्टली यू नो एज़ कम्पेयर टू इंटरनल। एक्सटर्नल तो कॉस्टली होगा क्योंकि आपको इसमें एडवर्टीज़मेंट वगैरह करने पड़ सकते हैं, आप बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, तो कॉस्टली वगैरह होगा। देन डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग इंटरनल स्टाफ्स, ये लोगों में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उसमें डिससेटिस्फैक्शन डालेगा, क्योंकि क्रिएट करेगा डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि लोग कहेंगे कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़िट नहीं हूँ जो बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, बाहर से वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे जो इंटरनल स्टाफ है ना, उनके बीच में निराशा आएगी, उनके बीच में डिससेटिस्फैक्शन होगा, और डिससेटिस्फैक्शन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे, लेबर टर्नओवर इंक्रीज़ होगा। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, सिलेक्शन टेस्ट कराने होते हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, उसके बाद रेफरेंस बैकग्राउंड चेक, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेप्स के बाद उनका सिलेक्शन होता है, रिक्रूटमेंट होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो ये इसके डिमेरिट हो गए। सो इंटरनल एक्सटर्नल का ये था इंट्रो। हमें पढ़ना है निमोनिक्स टू रिमेंबर इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट।
नाउ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का निमोनिक्स आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने तैयार किया है रेप्ट। रेप्ट फॉर रेप्टाइल। रेप्टाइल एग्जाम्पल स्नेक वगैरह, साइंस तो पढ़ा होगा 10 तक, तो आपको पता होगा रेप्टाइल्स क्या होते हैं। रेप्टाइल्स का शॉर्ट फॉर्म रेप्ट आप याद रखेंगे, रेप्ट। अरे कुछ नहीं, रेप्ट याद रखिए तो याद हो जाएगा। इंटरनल सोर्सेज, अगर पूछे इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, रेप्ट। आर फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़। रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो रिटायर हो चुके होते हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है उनकी शॉर्ट पीरियड के लिए, तो उनको बुला लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। सो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को फिर से री एम्प्लॉयमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिटायर्ड एम्प्लॉयज़। ये एक सोर्स है, बहुत सारे सोर्स हैं, प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है, तो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ भी एक सोर्स है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे री एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। देन एम्प्लॉयज़ रेफरल्स मतलब ये कुछ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं, और इनके रिकमेंडेशन से कंपनीज़ क्या करती हैं, इनके रिलेटिव्स को, इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त जो भी हैं, ये लोग जानते हैं कि हमारे दोस्त या हमारे रिलेटिव्स हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एटीट्यूड है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या इमोशंस है, और उसके हिसाब से वो कंपनी का भी जानते हैं कि कंपनी को किस लोगों की ज़रूरत है, किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। तो कंपनी कभी कभी पूछ लेती है कि भाई साहब आपकी नज़र में अगर कोई है तो आप हमें बताएं, हमें इस जॉब के लिए लेना है। वो बोलते हैं हाँ है, हमारी नज़र में हमारा ही अपना रिश्तेदार है या हमारा ही अपना दोस्त है। तो इस तरह से वो इसके थ्रू भी इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, हालांकि ये लगता नहीं है लेकिन है इंटरनल सोर्सेज, एम्प्लॉयज़ रेफरेंस, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ के अपने ही फैमिली से तो आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो ये होगा एम्प्लॉयज़ रेफरेंस, कि वो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से के रिकमेंडेशन से वो उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो विद इन द फैमिली जो है वहाँ से उनका रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो इसलिए एम्प्लॉयज़, आप समझ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ रेफरल मतलब जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हीं के रिश्तेदार में से कोई काम कर रहा है, उनको काम मिल रहा है, तो वो उनके फैमिली मेम्बर्स ही एक तरह से हो जाते हैं। तो एम्प्लॉयज़ रेफरल्स वो हो गया। देन रेप्ट में पी फॉर प्रमोशन। प्रमोशन आप जानते हैं, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर हायर पोजीशंस। तो इसमें प्रमोशन होना मतलब एक लोअर लेवल से हायर लेवल की ओर जाना, उसको बोलते हैं प्रमोशन। ट्रांसफ़र हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या एक रीजन से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में चले जाना, उसको ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो रेप्ट से रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ रेफरल्स, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, आप अच्छे से देख लीजिए। रेप्ट, दिस इज़ फॉर रेप्टाइल। रेप्ट आप याद रखिए, रेप्ट रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ रेफरल्स, प्रमोशन, ट्रांसफ़र। आप अपना निमोनिक्स है तो आप वो भी बना सकते हैं। इसके अलावा भी एक बहुत सारे हो सकते हैं, एक लॉन्ग लीव पे जाने वाला भी है कि रिकॉल फ्रॉम लॉन्ग लीव। लॉन्ग लीव पे कोई गए हुए एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कभी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उनको बुला लिए, उनसे काम कराया, जब उनकी काम वो सक्सेस मतलब काम ख़त्म हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो उनको लंबी छुट्टी दे दी, वो भी एक है। बट ये मेन है रेप्ट, आपको याद रखनी है रेप्ट। देन कम टू एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट गाइस। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, अरे यार ब्लर कैसे होता है इतना। एक्सटर्नल सोर्सेज आपको आई होप दिख रहा होगा, ट्राई टू लिसन मी। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में कैसे याद करेंगे, निमोनिक्स है मेरा कोड। मेरा कोड, कोड क्या है, कोड मतलब समझ रहे, COD 486 XXX 486 डॉट डॉट डॉट, आगे नहीं बताएंगे कोड अपना। तो एक्सटर्नल सोर्सेज का तरीका है मेरा कोड। मेरा कोड, मेरा कोड दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर है बट इट्स ओके। ये सब आप जानते होंगे गाइस। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, M फॉर मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ये वो एजेंट्स होते हैं जो जिनको कंपनीज़ जो हैं वर्क दे देती हैं एक तरह से। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो होते हैं इनको क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ और रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ अवेलेबल कराते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना काम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, सॉरी,
टाइम नहीं है कि वो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैरी आउट कर सकें, उनके और भी बहुत सारे काम हैं। तो उसकी वजह से वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट को हायर करते हैं, वहाँ से एक एजेंसी होती है जो रिक्रूटमेंट फंक्शन कैरी आउट करती है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनीज़। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के होते हैं वो जो है सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर्स, सेमी स्किल्ड वर्कर्स को रिक्रूट कराने में हेल्प करती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। फिर ये आप अच्छे तरह से जानते हैं, बस मुझे इसमें निमोनिक्स बताना था, बाकी आप खुद से आप समझ जाएंगे। मेरा कोड से रिकमेंडेशन ये एम्प्लॉयज़ जो होते हैं कुछ, उनके रिकमेंडेशन, जैसे आपके नज़र में अगर कोई है, कंपनी बोलती है कि अगर आपके नज़र में कोई है तो आप हमें बताएं। तो कुछ लोगों को जान पहचान के लोग होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि ये रिलेटिव ही हो, ये जान पहचान के लोग होते हैं, कोई भी किसी को भी जान रहा है तो वो उसको काम पे लगा दिया। तो रिकमेंडेशंस के थ्रू भी जो है रिक्रूटमेंट हो सकता है। ए फॉर एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर में, ट्रेड मैगजीन्स में, जगह जगह पे पैम्पलेट्स में भी, इसको पब्लिक प्लेस पे पोस्टर्स के जैसा भी जो है उसको लगाते हैं बाहर। और एडवर्टीज़मेंट के थ्रू भी रिक्रूटमेंट हो सकता है, जगह जगह पब्लिश रहता है ना कि यहाँ पे सिचुएशन वेकेंट टाइप से। जैसे कंपनी को, जो भी कंपनीज़ को चाहिए तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर में अक्सर देखेंगे कि उसका जो है पोस्ट निकल के आएगा कि इस यहाँ पे इतने पोस्ट हैं, ये है, फैसिलिटीज़ है, सब कुछ रहेगा उसके बारे में। तो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू भी रिक्रूटमेंट होता है, ये कॉमन है। कैंपस रिक्रूटमेंट आप सभी जानते हैं, कॉलेजेस में, आईआईटी कॉलेजेस, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स से कंपनीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को, लास्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके लेके जाती हैं, उनका इंटरव्यू वगैरह सब ले लेती हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ से, और वहाँ से बच्चे जाते हैं। हालांकि प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, प्लेसमेंट बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे कि वहाँ पे कंपनीज़ हैं आएंगी और वहाँ से कुछ अच्छे, जो भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको उनके कम्युनिकेशन स्किल्स के आधार पे, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से, इंटेलिजेंस के हिसाब से उनको प्लेसमेंट देंगी। तो उसको हम बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। आउटसोर्सिंग भी एक है। आउटसोर्सिंग एक एजेंसीज ही होती हैं, पार्टी होती है जो ह्यूमन रिसोर्स को कई सारी कंपनीज़ को सप्लाई करती हैं। एक्चुअली में ये यूज़ नहीं करती हैं ह्यूमन रिसोर्स को, ये सप्लाई करती हैं, ये खुद ट्रेन करती हैं एम्प्लॉयज़ को और ये सप्लाई करती हैं वेरियस कंपनीज़ को। तो आउटसोर्सिंग हो गया ये भी एक प्रोसेस, ये भी एक एक्सटर्नल सोर्सेज में आ गया। डी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब डायरेक्टली रिक्रूट कर लेना। इसके लिए नोटिस बोर्ड वगैरह लगा लेते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर गेट पे नोटिस बोर्ड लगा ली कि हाँ भाई आ जाओ, ऐसे ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है, ये पोस्ट है, और लोग उसको देख के चले आते हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। हालांकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टीज़मेंट में अंतर, यहाँ आपको पैसे एक्सपेंस बियर करने पड़ेंगे, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस। यहाँ आपको कोई एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस बियर नहीं करना होगा, यहाँ पे सिर्फ आपको नोटिस बोर्ड लगा देना होगा अपने गेट के बाहर, वो उसी को देखते हुए लोग आ जाएंगे। सो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जैसे आप अक्सर की स्कूल्स में जाते होंगे तो देखते होंगे कि नोटिस बोर्ड लगा रहता है बाहर, तो ये होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देन ई रिक्रूटमेंट इज़ अ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू रिक्रूटमेंट करना। www.naukri.com, jobstreet.com, अभी एक नया ऐप निकला है कोरमा जॉब्स, ये भी एक ऐप है। और कोरमा जॉब्स है, KORMA, कॉर्मो जॉब्स, jobstreet.com। तो ये सब जो है, ये सब कुछ वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एप्लीकेशन ईमेल कर सकते हैं कंपनीज़ को, और कंपनीज़ उनको ऑनलाइन ही रिक्रूट करेंगी, सब कुछ ऑनलाइन ही लेंगी इंटरव्यूज़ वगैरह, और उनको फिर रिक्रूटमेंट करेंगी। तो ये ई रिक्रूटमेंट भी एक सोर्स हो गया। तो ये मेरा कोड से आप मेन सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, मेन सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को आप याद कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है गाइस, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
or please subscribe, please increase my subscribers. थैंक यू फॉर सो मच मोटिवेशन एंड सपोर्ट यू आर गिविंग मी नाउ। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आपको बाकी के वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएं। और तब तक के लिए आप मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करिए और अब मेरे बाकी निमोनिक्स के वीडियो ज़रूर देखिएगा। I have uploaded already the many of the mnemonics videos. Please do watch it and do subscribe my channel, and please answer my question also, which I have asked you in the beginning. And that was all in this video. Thank you guys. Thank you for your support and see you soon.